नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं एक जासूसा नावल की 19वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिल सके। रात के पिछले पहर जब गांव की किसी नज़दीकी खेत पर कोई ऊंचे सुरों में बांसुरी पर मिर्ज़ा साहिबान अलाप रहा था, एन उस वक्त कमला ने मुझे करीबन झंझोड़ते हुए बेदार किया। मेरे मुंह से लाशऊरी तौर पर निकलने वाली मुमकिना चीख या आवाज़ के पेश नज़र उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया था। मैं चौनी लाल के कमरे में सो रहा था जबकि वो दूसरे कमरे में अपनी माँ के करीब सोई हुई थी। तीसरे और मकान के आखिरी कमरे में कोशलिया अपने दोनों बच्चों के साथ महवे इस्तराहत थी। उसूलन मुझे उस वक्त तयशुदा मुकाम पर होना चाहिए था जहाँ मिलने का वादा कमला ने मुझसे किया था, और उस जगह करीबन 10-15 मिनट मेरा इंतज़ार करने के बाद यहाँ चली आई थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों दबे कदमों बाहर जा रहे थे। कमला आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे। हम दोनों खौफसदा चोरों की तरह छुपते छुपाते बिलाखिर गांव से बाहर आ गए। ये जगह खासी महफूज थी। खुदा का शुक्रगुजार कि इस गांव में कुत्ते नहीं थे। हाल ही में महकमा सेहत ने उनका सफाया किया था, वरना कोई नई मुसीबत भी पेश आ सकती थी। खेत जिनका जिक्र कमला ने किया था गांव से करीबन 2-3 फरलांग दूर थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। मुझे भी रुकना पड़ा क्योंकि करीबी खेतों से रोशनी का एक मंबा फूट रहा था। शायद कोई जीप स्टार्ट होकर बाहर निकल रही थी। कमला सहम कर मुझसे चिमट गई और मेरे जिस्म में चींटियां रेंगने लगी। खैरियत गुजारी के जीप का रुख हमारी मुखालिफ समत में था। जहां हम खड़े थे वो कोई गुजरगाह थी जिसके महफूज होने की जमानत नहीं दी जा सकती थी। अपने मुंह जोर घोड़े की तरह लगाम दौड़ाने के लिए बेताब जज्बात को काबू करते हुए मैंने कमला को वहां से हट जाने को कहा। अब हम खेतों में बनी झूंपड़ी की तलाश में थे। मैंने कमला को वहीं बैठाया और खुद आगे चला गया। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ दूर तक देखने के काबिल हो गई थी, लेकिन यहाँ से सिवाय बड़े बड़े व्हीकल और तैयारा शिकन तोपों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मुझे मुश्किल 3 मिनट ही गुजरे थे जब मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ और उसका दबाव महसूस किया। मुड़कर देखा तो मुसीबत सर पर सवार थी। क्या है यहाँ? उसने मुतजस्सिस होते हुए बेकरारी से पूछा। मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसका बाजू पकड़कर उससे वापस खींचना शुरू किया। करीबन 20 गज चलने के बाद हम रुक गए। अपनी दाल तो गलने से रही, यहाँ तो पहले से ही मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। क्या मतलब कौन है? उसका तजस्सुस बढ़ा। एक को मैंने पहचान लिया है। ये वही दीवी जी है जो कुएं पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रही थी। वो काली कमीज शलवार वाली। जी तू? उसने फौरन कहा। नाम तो मुझे नहीं आता, सुबह पहचान कर बता दूंगा, मैंने जवाब दिया। उसने अपनी सखियों के लिए इंतहाई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए और एक मरतबा फिर मेरी जान खो आ गई। अब मैं सब कुछ भूल भुलाकर उससे जान बचाने की फिक्र में था। बमुश्किल तमाम काफ़ी ख़तरनाक मराहल तय करने के बाद मैं अगली रात तक छुट्टी लेने में कामयाब हो सका। इस अवस्था में उसके वारहाना लम्स ने मेरी रगों में शरारे भर दिए थे। मैं पिघल जाता अगर मेरी मजबूत क़ुव्वत इरादी एक मजबूत चट्टान की तरह उसके और मेरे दरमियान दीवार ना बन गई होती। ईमान और जान बच जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। घर वापस पहुंचकर चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ थी। आज की रात की ज़िया का रह रहकर अफसोस हो रहा था। कम से कम इस गांव की किसी लड़की के जरिए मकसद का हुसूल नामुमकिन दिखाई दे रहा था।
मैंने आने वाली रात तक कुछ ना हो सकने पर अकेले ही किस्मत आजमाई का फैसला किया और नींद के आगोश में पनाह ले ली। सुबह मुझे कुशल्या ने बादार किया। बहुत गहरी नींद आ गई थी। उसने चाय का एक कप मेरे सरहाने रखते हुए कहा, हाँ, रात को तारे गिनते रहे तो सुबह नींद आ ही जाती है। मेरे जवाब से वो जिप्सी गई और मुझे जंगल आशनान का कहकर बाहर चली गई। नाश्ता करके मैं भी उनके साथ ही खेतों में चला गया। चवनी लाल जो सुबह सादिक के वक्त कुएं पर सोया था, उसे बेदार करना मैंने मुनासिब ना समझा और कमला और कुशल्या के नज़दीक कुएं के मुंडेर पर बैठ गया। दोनों हस्ब साबिक कपड़े धोने में लग गई थी। फिर कुशल्या और उसके बच्चे तो नाका देखने खेतों में चले गए और वो बलाए जान वहीं रह गई। 10-11 बजे के करीब चवनी लाल बेदार हो गया। उसने रात घर न आने पर अपने परोने से माफ़ी मांगी और स्नान करने चला गया। कमला और कुशल्या का लाया हुआ नाश्ता करने के बाद वो तैयार हो गया और हम दोनों अपने जाली भाई और उसके आवारा दोस्त की तलाश में करीबन देहात की तरफ चल दिए। शाम गए तक हम मुख्तलिफ देहातों की खाक छानते रहे, लेकिन गुमशुदा अफराद को ना मिलना था, ना मिले। इसी असना में चवनी लाल मेरी उम्मीद बांधता रहा कि जल्द या बदेर बिलाखिर हम इन्हें ढूंढ ही निकालेंगे। दोपहर का खाना हमने उसके एक दोस्त के डेरे पर खाया, जहां मुझे माता विष्णु के दर्शन की अट्ठी दिखाने पर शराब से निजात मिल सकी, वरना तो वो लोग मुझे लिटाकर पिलाने पर तुल गए थे। वापसी पर मैंने चवनी लाल से गुरदासपुर जाने और वहां किस्मत आजमाई करने की इजाज़त तलब की। वो बज़िद था कि मैं 2-4 रोज़ और क़याम करूं, कम अज़ कम चाचा से मिले बगैर तो मैं ना जाऊं। लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ये 2 या 1 रोज़ में वापस आ ही जाऊंगा और उसके यहाँ क़याम करूंगा और दिल्ली से खुद आकर उसे और बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे मोहसिन की सेवा ना करने से मेरा धर्म बरछट हो सकता था। वापसी पर हम खेतों के बजाय सीधे घर चले आए। खैरियत गुजारी। कमला अभी तक खेतों से वापस नहीं आई थी, गालिबन मेरी आमद की मुंतज़िर थी। मैंने चवनी लाल को गांव के बाहर बड़ी मुश्किल से वापस जाने पर मजबूर किया, वरना तो वो मुझे कम से कम टेम्पो चढ़ाने तक मेरे साथ रहना चाहता था। वापसी पर जब वो खासा दूर चला गया तो मैंने वो रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि उस पर लोगों की आमदोरफ्त थी। एक ज़िली रास्ते से मैं गांव की तरफ चल दिया। प्रकाश एंड प्रकाश इंडस्ट्री के तमाम कागजात मैंने पहले ही जलाकर राख कर दिए थे। अब मेरे पास काबिल शनाख्त कोई चीज़ बाकी नहीं थी। मेरा मिशन शुरू हो चुका था। गांव के एक कोने में बने सांसियों के अड्डे से मैंने एक रबड़ का ब्लेडर शराब से भरवाया, इसे अपने कपड़े के थैले में डाला। अब मैं एक गैर कानूनी हरकत का मुर्तकिब था और नाजायज़ तरीके से एक खुफिया अड्डे से शराब खरीद कर दूसरे किसी गांव या शहर में फ़रोख्त करने जा रहा था। दिन को मुमकिन तलाशी के पेश नज़र मैंने रात के वक्त सफ़र इख्तियार किया था। ये मेरा नया बेस था। शाम डले मैं गांव के परले तरफ वाक़े उन खेतों के नज़दीक कड़ा हालात का जायज़ा ले रहा था, जिनसे कुछ फासले पर ये मोर्चा बंदियाँ की गई थी। इससे आगे जाना फ़िलहाल नामुमकिन था। वहीं एक कमाओं के खेत में मैंने डेरे डाल दिए और रात की तारीकी का मुंतज़िर हो गया। करीबन 2 घंटे मैं वहाँ छुपा रहा। मेरा ज़हन इस दौरान में मुख्तलिफ ख़यालात की आमजगाह बना रहा। कभी पूनम, कभी सुदर्शना और कभी अपना प्यारा मुल्क, जहाँ अजीज़ व क़ारिब दीदा दिल फर्श राह किए मेरे मुंतज़िर थे। इनकी दुआओं के लिए उठे हुए हाथ मुझे यहाँ बखूबी दिखाई दे रहे थे। मेरा ईमान था कि जब तक मेरी कौम अपने सिपाहियों के लिए दुआगो है, उन पर आंच नहीं आएगी। दुश्मन का बेशुमार असला और बेतहाशा जंगी जुनून मैंने अपनी आंखों से नज़ारा किया था। वो अपनी दानिश में मेरे पाकिस्तान को मिटाने के वहम में मुब्तला थे। हम बका की जंग लड़ रहे थे और बका की जंग लड़ने वाले हारा नहीं करते। मुख्तलिफ जीपों की चलती बुझती रोशनियाँ मुझे वहाँ से होने वाली नक़्ल हरकत का एहसास दिला रही थी। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया और काफ़ी देर तक किसी जीप की हेडलाइट्स अंधेरे में ना चमकी, तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर कदम उस तरफ बढ़ा दिए। मैं बड़ी एहतियात से खेतों के बीच संभल कर पाँव रखता। उस तरफ गामजन था, क्योंकि ये ख़तरा तलवार की तरह हर वक्त मेरे सर पर लटक रहा था कि दुश्मन ने यहाँ माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा रखी होंगी, जिन पर किसी भी वक्त मेरा अनजान में पड़ने वाला कदम कोई क़यामत डाल सकता था। ज़रा सा दबाव किसी बारूदी सुरंग पर पड़ता और मेरे पर खच्चे उड़ जाते।
फूंक फूंक कर कदम उठाता मैं केचुए की रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा था। जैसे मैं उसके नज़दीक होता जा रहा था, मेरे खून की गर्दिश में तेज़ी आती जा रही थी। ऐसे मौके पर रह रहकर मेरे दिल में ख्याल आता, काश मैं कमांडो होता और दुश्मन को तहस तहस करके रख देता और अपने दिल की भड़ास निकाल लेता। मुझे अंधेरे में 2-3 लालटेनें जलती नजर आ रही थी जो मुख्तलिफ खेमों के बाहर टंगी हुई थी। इन खेमों में इन असलहा जात से मुताल्लिक अमले का क़याम था या फिर वो कैमोफ्लाज करने के लिए गाड़े रखे गए थे। मैं अब मंजिल पर पहुंच चुका था। मुख्तलिफ नस्बशुदा आलात ने एक ख़तरनाक असलहे की मौजूदगी का इंकशाफ मुझ पर कर दिया था। जदीद तरीन और इंतहाई मौसर ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम यहाँ नस्ब किया गया था। ये वो रूसी मिसाइल थे जो दुश्मन ने हाल ही में हासिल किए थे और जिनके खुदकार निज़ाम फायरिंग से किसी हमला और तैयारी के बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर ही रह जाते थे। जैसे ही हमला और तैयारा रडार के मखसूस इलाके में दाखिल होता, वो एक खुदकार निज़ाम के ज़रिए उसकी इतला फ़ौरन मिसाइल के फायरिंग सर्किट को कर देता, जो तैयारे को फायरिंग रेंज में ले आता। जैसे ही तैयारा फायरिंग की हुदूद में आता, एक खुदकार निज़ाम के ज़रिए खुद ब खुद फायरिंग पुश बटन हरकत में आ जाता। नस्बशुदा मिसाइल अपने हैंगर से निकल कर उसकी ताक़ुब में लपकता और चंद लम्हों में तैयारे को जा लेता। ये सारा अमल चंद सेकंडों में मुकम्मल हो जाता और पायलट को इसकी इतला उस वक्त होती जब उसका तैयारा निशाना बन चुका होता। मैं रेंगता हुआ अपने हदफ के नज़दीक से नज़दीक तर होता जा रहा था। करीबन 10-15 मिनट तक मैं वहाँ मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेता रहा। अपने मतलब की तमाम इतलात मुझे हासिल हो चुकी थी। अब मैं मुखालिफ समत में पीछे हट रहा था। इस कामयाबी पर खुशी के मारे मेरा दिल बिलियों उछल रहा था और मैं काफ़ी हद तक लापरवाह सा इस पगडंडी पर रवा दवा था जो मुझे पक्की सड़क तक ले जाती। अभी बमुश्किल 1-1.5 फरलांग ही चल पाया था जब अचानक हाल्ट की 2-3 आवाज़ें वक्फे से गूंजी। मैं पेट्रोलिंग पार्टी के जो रात के ऐसे वक्त में पेट्रोल के लिए निकलती है हत्ते चढ़ गया था। चारों तरफ से आने वाली आवाज़ों ने मुझे घेरे में फंस जाने का यकीन दिला दिया था। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाता तो दर्जनों गोलियां मेरे जिस्म में पैवस्त हो जाती। सिवाय हथियार डालने के और कोई चारा कार नहीं था। मैंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और फौरन हाथ उठा दिए। कौन है? घोर का लहजे में उसने चलाते हुए कहा। उसके साथ ही टार्च की तेज रोशनी ने मेरी आंखें चौंधिया दी। थैला मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा था। क्या है ये? दूसरी आवाज़ सुनाई दी और आने वाले ने मुझे जोरदार लात रसीद कर दी। बेख्याली में मैं उलटकर परे जा गिरा। आने वाले ने थैले में से शराब का भरा हुआ ब्लेडर निकाल लिया। इसी असना में 3-4 मुसल्लह फौजियों ने मुझे घेरे में ले लिया था। किधर जाता था? उस गोर के हवलदार ने मुझे पूछा जिसने मुझे हाथ उठाने का हुक्म दिया था। साहब गरीब आदमी है, बाल बच्चों की रोटी के लिए ज़रा सा धंधा करते हैं, शहर जा रहा था। मैंने शराब से भरे ब्लेडर्स की तरफ इशारा किया क्योंकि थैला उठाने वाले ने इसे सूंघ कर इसमें शराब की मौजूदगी की एतला कर दी थी। अब तेरे गरीब की ऐसी की तैसी। हवलदार ने मेरे पसलियों में ठोकर मार दी। उठ साले, अभी तेरा धंधा करते हैं, उसने हुक्म दिया। इससे पहले कि मैं संभल कर खड़ा हो सकूं, एक और जोरदार लात मेरी पीठ पर पड़ी और मैं मुंह के बल जा गिरा। मस्खरी करता है साला, एक नाइक बोला और उसने मेरे पहलू में लात जमा दी। दूसरे सिपाही ने भी इस कार खैर से महरूम रहने में आर समझते हुए मुझे ठोकरों पर रख दिया। मैंने अपना सर कोहनियों में छुपा लिया। करीबन 5-6 मिनट बाद जब मैं मार खाते खाते अधमुआ हो चुका था तो उन्होंने मेरे बाजू कंधे पर रखी चादर से पीछे की तरफ बांध दिए और मुझे धक्के मारते हुए अपने कैंप की तरफ चल दिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और खलीज उर्दू की खबरें और तज्जिए देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।